नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। 18वीं लोकसभा की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं कांग्रेस 99 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर है। समाजवादी पार्टी को आम चुनाव में 37 सीटें मिली हैं। इस जीत के साथ ही समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चुनाव परिणामों में तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीट, डीएमके ने 22 सीट जीती है। वहीं टीडीपी ने 16 और जेडीयू ने 12 सीट जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 292 सीट जीती है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन ने 233 सीट हासिल की है। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए को बड़ा जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की लगातार तीसरी जीत को देश की जीत बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है और यह भारतीय संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार पर वार को प्रधानमंत्री ने बहुत अहम बताया। प्रधानमंत्री ने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में हर तरह के भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी दोहराया। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिली जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को विदेशों से बधाई मिलनी शुरू हो गई है। इसी क्रम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जॉर्जिया मेलोनी ने भविष्य में अच्छे काम के लिए नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने अपने बधाई संदेश में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए प्रशंसनीय जीत पर बधाई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई। कहा, आपके नेतृत्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र उल्लेखनीय प्रगति हासिल करना जारी रखेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने एनडीए की जीत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नीत एनडीए को 2024 के भारतीय आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता मिलने पर बधाई। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने आगे लिखा कि मैं दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि और स्थिरता की खोज में हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के लिए मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए को बधाई। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि जैसा कि वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, मैं दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए की लगातार तीसरी बार चुनावी सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सफल समापन और भारत के लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी पर खुशी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने एनडीए की जीत पर भाजपा और एनडीए को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बधाई संदेश में लिखा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए को उसकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने लिखा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि में भारतीय लोगों के विश्वास को दर्शाती है। निकटतम पड़ोसी के रूप में श्रीलंका भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नई दिल्ली में आज एनडीए की एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। एनडीए की बैठक में सरकार गठन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट जनादेश मिला है।
दिल्ली में एनडीए की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी एनडीए की बैठक हुई, जिसमें विजय चौधरी, संजय झा, लल्लन सिंह, कौशलेंद्र कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और चिराग पासवान समेत तमाम नेता मौजूद रहे। बीते 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस ने इस बार कई राज्यों में जोरदार लड़ाई पेश की है। वहीं कांग्रेस अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए सीटों के आंकड़े को दोगुना करने में भी कामयाब रही है। चुनाव से पहले बने विपक्षी गठबंधन ने खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान में शानदार प्रदर्शन किया। फिर भी कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है। आम चुनाव 2024 के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन के नेताओं की आज नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी। इस बैठक में गठबंधन के नेता आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हर लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय कैबिनेट को फेयरवेल डिनर देने की परंपरा रही है और इसी परंपरा को निभाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केंद्रीय कैबिनेट को रात्रि भोज पर आमंत्रित करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद नई सरकार का गठन 16 जून से पहले होना है, क्योंकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। भाजपा ने ओडिशा में बीजू जनता दल को सत्ता से बेदखल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 147 सीटों में से 78 पर कब्जा करते हुए बहुमत हासिल कर लिया। ओडिशा के निवर्तमान मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के राजभवन में राज्यपाल रघुवर दास से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेडी की हार हुई है। वहीं पार्टी को राज्य की कुल 147 सीटों में से सिर्फ 51 सीटों पर जीत हासिल हुई है। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल रघुवर दास से मिलकर उन्होंने ये अपना इस्तीफा सौंपा है। 51 सीट लेकर वो 147 में से 51 सीट उन्हें मिली है और ऐसे में अब की बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 78 सीट मिली है। ऐसे में इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। तो विधानसभा चुनाव में हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। 147 सदस्यीय विधानसभा में बीजेडी को 51 सीट मिली और वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 78 सीट नंबर 1 की पोजीशन पर ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है। तमाम फैक्टर्स यहां पर रहे हैं। चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो तमाम मुद्दों को लेकर अगर बात करें तो तमाम फैक्टर्स यहां पर रहे हैं। और सबसे वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लगातार हमने देखा कि रैलियां की और उसके अलावा साफ तौर पर जो रोड शो वगैरह हुए उसमें भारी जनसैलाब यहां पर देखने को मिला। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार जो उनकी स्थितियां रही हैं उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने यहां पर तमाम फैक्टर्स पर खास फोकस किया है। ओपी यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी का रुख करते हैं। ओपी, साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वहां पर सबसे ज़्यादा फोकस किया, तमाम फैक्टर्स वहां पर गिनाए, तमाम बड़ी बातें वहां पर देखने को मिल रही हैं। अभी क्या ताज़ा जानकारी, क्या हलचल नजर आ रही है? क्योंकि अभी देख रहे हैं कि जैसे कि वहां पर इस्तीफा भी सौंप दिया गया है। जी, सियासी घटनाक्रम के तहत कल जैसे ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की ओर मीडिया ने दिखाना शुरू किया था और जो चुनावी परिणामों के नतीजे आ रहे थे उसी से साफ पता चल गया था दिन में 12 बजे की यहाँ बीजू जनता दल की पार्टी का सोपड़ा साफ होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर अग्रसर होने वाली है। देर शाम होते होते ये स्पष्ट हो गया कि पूर्ण बहुमत से भी कहीं ज़्यादा आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया और उसके बाद से जो बीजू जनता दल के खेमे में काफ़ी बेचैनी बढ़ गई। उसके बाद देर शाम बीजू जनता दल की तरफ से अधिकृत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आज सुबह 11:15 बजे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्यपाल रघुवर दास के यहाँ गए और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी हार की जिम्मेदारी खुद ली है, इस्तीफा भी दे दिया और नई सरकार को बधाई देते हुए राज्य के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करे, जो वादे चुनाव में किए थे उनको पूरा करे। इसी के आधार पर इन्होंने इस्तीफा देने के बाद एक अपना प्रेस नोट जारी किया। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ बीजेपी का परचम लहराया है उसी तरह यहाँ बीजेपी के पास न केवल चुनौती है बल्कि जिम्मेदारियां भी बहुत है, क्योंकि बीते 24 साल से भी अधिक के समय से लगातार किसी एक पार्टी का शासन रहा तो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप विपक्ष को नजर आ रही थी। वहीं जनता में भी इस बात को लेकर आक्रोश था कि नवीन पटनायक की पार्टी में नेताओं की नहीं सुनी जाती है, डिक्टेटरशिप जो अधिकारी है उनके द्वारा की जाती है और यही वजह है कि जनता का मुख्यमंत्री से लगातार संवाद जो होना चाहिए हो नहीं पाया और ये चुनाव में जिस तरह बदलाव देखा गया निश्चित तौर पर इसी की एक परिणति है। इसके अलावा मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब यहाँ रैली की तो उन्होंने उड़ीसा के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के साथ साथ कई सारे जो स्थानीय मुद्दों थे उनको प्राथमिकता दी और उनको सरकार बनने पर पूरा करने का वादा किया। यही वजह है कि सरकार भी बनी है और बहुमत से कहीं अधिक
21 सीटें लोकसभा के, जिनमें 20 का आंकड़ा इन्होंने छुआ है। जो प्रत्याशित आंकड़ा है, वही विधानसभा में भी इन्होंने जितना बहुमत हासिल किया वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उड़ीसा में जनादेश बदलने के लिए दिया गया है, नए विकास के आयाम स्थापित करने के लिए दिया गया है, और बीते 24 साल से बीजू जनता दल का शासन था उसको उखाड़ फेंकने के लिए दिया गया। ऐसे में ओपी आगे की रणनीति क्या नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर काबिज होती हुई नजर आई है। आगे की रणनीति क्या है और किस तरह से अब उड़ीसा में जो लगातार हम देख रहे हैं जो सरकारी वहाँ पर जो परियोजनाएं और योजनाएं चलाई जा रही हैं, उससे अब कितना लाभ वहाँ पर लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा? किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर, किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? उड़ीसा का अगर हम इतिहास देखें तो यहाँ पर संसाधनों, प्राकृतिक जो संपदा है उसका भरपूर उपयोग होने की संभावनाएं बनी रही है। यही वही कि बीते 24 साल के अंदर यहाँ माइनिंग का क्षेत्र हो या अन्य तरह के क्षेत्र हो, यहाँ पर कई तरह के माफिया सक्रिय थे और वो अपने अपने तरीके से न केवल इस राज्य का दोहन करते रहे, बल्कि एक पार्टी की सरकार होने से दूसरी तरफ इनको फायदा तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ इनसे जुड़े लोग भी मालामाल हुए। और यही वजह है कि यहाँ विकास के आयाम जो स्थापित होने थे वो हो नहीं पाए। बीते 10 साल से अधिक का कार्यकाल केंद्र का रहा, तो केंद्र की भी जो तमाम योजनाएं थी वह न केवल धरातल पर लागू होने में दिक्कत हुई, बल्कि उन योजनाओं पर नाम स्थानीय स्तर पर बीजेपी के बजाय यहाँ पर बीजू जनता दल पार्टी के नवीन पटनायक के फोटो लगा लगाकर जनता को खाद्य सामग्री और अन्य तरह की बेनिफिशरी हो वो दी गई। तो निश्चित तौर पर यहाँ जनता में न केवल पूर्ण रूप से केंद्र प्रेरित योजनाओं का लाभ मिलने दिक्कत आई, बल्कि जनता के साथ जो वादे इन्होंने किए थे सत्ता में आने के बाद वो पूरे करने में भी बहुत ही कमी रखी। और यही वजह है कि अब यहाँ चुनौतियां न केवल बढ़ी है बल्कि जिम्मेदारी भी बढ़ी है। और आने वाले समय में इन्होंने 100 दिन का रोड मैप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार किया जाएगा। अभी 2-3 दिन तक यहाँ सियासी हलचल बहुत तेज रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी बनना है, नई सरकार का गठन होना, तो नई प्राथमिकताएं भी तय होगी, नए नए मुद्दे होंगे जिनको इन्हें पूरा करना है, नई नई चुनौतियां जिन पे इन्हें ध्यान देना। और बीते 24 साल के अंदर जो विकास के राह से जो राज्य हट गया था डबल इंजन की सरकार के जरिए, उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता भी लागू करनी है। तो नहीं, निश्चित तौर पर यहाँ सियासी समीकरणों के साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास बनाने वाली सरकार यहाँ काम करेगी। और इसी को लेकर न केवल बीजेपी में माथापच्ची चली है, बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी यहाँ पर्यवेक्षक आज शाम तक आने वाले हैं। सुनील बंसल यहाँ शाम को आएंगे। इसके अलावा यहाँ के जो प्रभारी है विजयपाल सिंह तोमर और राज्य के जो मुखिया हैं वो और अन्य तरह के जो पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं बैठकर तय करेंगे कि हमें उड़ीसा का सम्मान, स्वाभिमान और अस्मिता के साथ जो चुनाव में वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए किस तरह की रूट मैप और किस तरह की रूपरेखा आगे बनाकर चलनी है, ताकि न केवल बीजेपी की सरकार अपने वादों को पूरा करे बल्कि राज्य का विकास स्थायित्व मिले और आगे के स्तर पर केंद्र और राज्य का समन्वित विकास होकर एक यहाँ विकसित भारत की जो संकल्पना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2047 का नए सपने का जो भारत का लक्ष्य लेकर चले हैं, उसको यहाँ कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था। उसको पूरा करने में यहाँ पर एक नई इमारत, नई इबादत लिखी जाएगी, जिसमें विकसित उड़ीसा और विकसित भारत का लक्ष्य एक साथ सतत संवाद के साथ चलेगा, सतत विकास योजनाओं के जरिए चलेगा। और एक तरह से यहाँ पर जो कई तरह की राज्यों में अलग अलग संभाग के हिसाब से समस्याएं हैं, अलग अलग रीजन के हिसाब से जो मुद्दे हैं, उनको प्राथमिकता रखकर यहाँ रोड मैप बनाया जाएगा, ताकि सभी व्यक्तियों का रीजन के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, कोस्टल बेल्ट के हिसाब से और अन्य तरह के जो मुद्दे हैं, अन्य तरह की जो जिम्मेदारियां इनको लेनी है, उन सबको एक हफ्ते में तैयार कर लिया जाएगा। और आने वाली सरकार 100 दिन का रोड मैप बनाकर न केवल चलेगी बल्कि जो वादे पूरे किए उनको पूरा करने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और विकसित उड़ीसा के लक्ष्यों को लेकर पूरा करने की ओर अग्रसर होगी। चलिए ओपी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां यहां पर नजर आई और अब की बार नवीन पटनायक ने यहां पर खुद पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा अब सौंप दिया है। अब आगे की दिशा और दशा क्या होगी ये आने वाले समय में साफ तौर पर और ज्यादा इसकी पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2 दशक से अधिक समय से ओडिशा की सत्ता में काबिज बीजू जनता दल को सिर्फ 51 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। वहीं कांग्रेस के खाते में 14 सीटें आई हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटों पर एनडीए को एक तरफा जनादेश मिला है। यहां टीडीपी ने 175 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज की है। साथ ही भाजपा ने 8 सीटों पर कब्जा किया है। आंध्र प्रदेश में 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 151 सीटें जीती थी वो 11 सीटों पर सिमट गई। आंध्र प्रदेश में बंपर जीत के बाद टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक चुनाव था।
चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में आंध्र प्रदेश में बोलने की आजादी नहीं थी, जिसका जनता ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा और जनसेना से चुनाव पूर्व का गठबंधन है। एनडीए की बैठक के लिए घटक दलों के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का दिल्ली आना लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री और नागपुर से भाजपा सांसद नितिन गडकरी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया। केंद्रीय मंत्री पी मुरलीधरन आज होने वाली एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। मुरलीधरन केरल के अटिंगल से भाजपा उम्मीदवार थे। उन्हें कांग्रेस के अदूर प्रकाश ने हराया। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित बुद्ध जयंती पार्क में एक पौधा लगाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम कैंपेन की शुरुआत भी की है और ये देश भर में करोड़ों पेड़ लगाने का अपनी तरह का एक अनूठा जन आंदोलन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। अदालत ने बीते शनिवार 2 जून को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर तुरंत राहत प्रदान करने से इनकार करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि अदालत आज अपना आदेश सुना सकती है। उत्तराखंड में सहस्त्रताल की ट्रैकिंग पर निकले एक ट्रैकिंग समूह के 4 सदस्य खराब मौसम के कारण रास्ता भटक गए। वहीं बाकी लोग इस उच्च हिमालयी ट्रैक रूट में फंस गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने फंसे हुए ट्रैकर्स को निकालने के लिए तुरंत जमीनी और हवाई बचाव अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए रेत से कलाकृति बनाई है। भारत में जॉब पोर्टल्स पर नौकरियों की पोस्टिंग में पिछले साल 22% का इजाफा हुआ है। वहीं CIEL HR के अनुसार दिसंबर 2022 में जॉब पोस्टिंग की संख्या 7,143 थी, जो कि फरवरी 2024 में बढ़कर 8,746 हो गई। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 65% भारतीय स्टार्टअप अगले 6 महीने में नई नौकरियां निकालने की योजना बना रहे हैं। ये जानकारी 70 स्टार्टअप में काम कर रहे 1,30,896 कर्मचारियों के डेटा के आधार पर रिपोर्ट में दी गई है। बाद आज शेयर बाजार में बड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। 7 जून को आरबीआई गवर्नर मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए फैसलों का करेंगे ऐलान। जानकारों को उम्मीद है कि आरबीआई लगातार 8वीं बार रेपो रेट को रख सकता है स्थिर।
एनसीएलटी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक अगर किसी कंपनी पर कोई कर्ज है, उससे कर्ज चुकाने में चूक हुई है और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता की धारा 7 के तहत वित्तीय लेनदार ने आवेदन किया है तो दिवाला याचिका स्वीकार की जानी चाहिए। न्यायाधिकरण ने जेएएल की उन दलीलों को खारिज कर दिया है जिसमें उसने दिवाला कार्रवाई शुरू करने की व्यवहार्यता, कंपनी की समग्र वित्तीय स्थिति और बकाया ऋणों को चुकाने के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली प्राप्तियों जैसे आधार पर दिवाला कार्रवाई शुरू न करने की अपील की थी। नीदरलैंड बीते वित्त वर्ष में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा। देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2023 से 24 में 3,288 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन 3,077 लाख टन से 211 लाख टन अधिक है। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023 से 24 में कुल चावल उत्पादन 1,367 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि 2022 से 23 में ये 1,357 लाख टन था। वहीं गेहूं का उत्पादन 1,129 लाख टन होने का अनुमान है। वर्ष के दौरान दलहनों का उत्पादन बढ़ा है। तुअर का उत्पादन 33.85 लाख टन अनुमानित है, जो 2022 से 23 में 33.12 लाख टन की तुलना में 0.73 लाख टन अधिक है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की नई दरें जारी कर दी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 76 पैसे और प्रति लीटर डीजल की कीमत 87 रुपये 66 पैसे है। वहीं आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 104 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर है। वहीं डीजल 92 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर है। अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल कंपनी अपनी क्लाउड इकाई की कई टीमों में कम से कम 100 कर्मचारियों की छंटनी की। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अजूरे क्लाउड सेवा इकाई में छंटनी शुरू कर दी है। एज्योर फॉर ऑपरेटर्स और मिशन इंजीनियरिंग समूहों में कटौती के साथ कई टीमों की नौकरी में कटौती हुई है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा घोषित 3 चरण की योजना का समर्थन करने का आग्रह किया। यूएन में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए परिषद के 14 अन्य सदस्यों को एक मसौदा प्रस्ताव भेजा। लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि बाइडेन का उद्देश्य गाजा में 8 महीने से चल रहे युद्ध का अंत करना और सभी बंधकों की रिहाई है। इससे गाजा में पीड़ितों को राहत सामग्री भेजी जा सकेगी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी IPEF द्वारा 2 दिवसीय स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक मंच की बैठक का आयोजन आज से सिंगापुर में। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और जलवायु निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। फोरम के तहत क्लाइमेट तकनीकी उद्यमियों और विभिन्न कंपनियों को वैश्विक निवेशकों के सामने अपने उत्पादों को पेश करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सिंगापुर में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी द्वारा आयोजित 2 दिन के स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक मंच की बैठक में भाग लेंगे। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल, मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी 5 जून से शुरू होने वाली इस बैठक के लिए सिंगापुर पहुंचे। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस विषय पर कल बहस हुई और ये बहस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और लेबर पार्टी के चैलेंजर कीर स्टारमर के बीच हुई। जुलाई में होने वाले आम चुनाव के चलते प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने विपक्षी दल पर आरोप लगाया, अगर वो 4 जुलाई के चुनाव में सत्ता जीतते हैं तो सीधे सीधे कर में बढ़ावा करेंगे और सुनक और स्टारमर दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार इस बार के चुनाव में लेबर पार्टी का जीतना तय है और बहस के दौरान सुनक ने कहा है कि केवल उनके पास ब्रिटेन को आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाने की योजना है। दक्षिण अमेरिकी देश बोल्विया में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और यहां लोग ईंधन की कमी के कारण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के चलते हजारों ट्रक सड़क पर फंस गए हैं। बोलीविया में प्रदर्शनकारियों ने डीजल की निरंतर आपूर्ति और डॉलर के नियमित प्रवाह की मांग करते हुए 48 घंटे की सड़क नाकाबंदी की घोषणा की है। दक्षिणी जर्मनी के
पासाऊ शहर में भारी बारिश के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। कई दिनों से जारी बाढ़ के कारण डेन्यूब नदी का जलस्तर 10 मीटर तक ऊपर पहुंच गया है। भारी बारिश के कारण हजारों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इलाके में बचाव कार्य लगातार जारी है। फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश में एक दमकल कर्मी की मृत्यु हो गई है। साथ ही मौके पर 2 लोग और मृत पाए गए हैं। तुर्की में इस वक्त जंगल की आग ने तबाही मचा रखी है। दरअसल गर्मी के इस मौसम में देश का तापमान सामान्य से 12 डिग्री तक बढ़ गया है। देश के उत्तर पश्चिमी वर्षा प्रांत के ओरहानीली जिले में लगी आग को हेलीकॉप्टर से बुझाया जा रहा है। इलाके में 80 वाहनों और 242 दमकल कर्मियों की टीम इस काम में लगी हुई है। साथ ही देश के दक्षिण आतलिया और एजियन तटीय प्रांत मुगला में भी आग लग गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले महीनों में जंगलों में और अधिक बड़ी आग भी लग सकती है। अमेरिका के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में हीट वेव की लहर देखने को मिल रही है। हीट डोम की स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में तापमान बढ़ता जा रहा है। देश की राष्ट्रीय मौसम सेवा ने प्रभावित इलाके में रह रहे 17 लाख लोगों के लिए गंभीर गर्मी की चेतावनी जारी कर दी है। टेक्सास, एरिजोना, कैलिफोर्निया और नेवादा सहित कई राज्यों में दिन का तापमान 37 से 32 डिग्री के बीच रहने का आसार है। भारतीय क्रिकेट टीम आज T20 विश्व कप 2024 में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में भारत का सामना आयरलैंड से होगा। T20 विश्व कप में कल नीदरलैंड ने नेपाल को 6 विकेट से हरा दिया। नीदरलैंड के लिए मैक्स के नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल के नीदरलैंड ने सामने जीत के लिए 107 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे नीदरलैंड ने 18.4 ओवर में 4 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रनों से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 183 रन बनाए। जवाब में युगांडा की टीम 58 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी आज फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में कोर्ट पर उतरेगी। फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल वर्ग के अंतिम 8 में बोपन्ना एबडेन की जोड़ी का सामना बेल्जियम की जोड़ी से होगा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी और 24 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके नोवाक जोकोविच ने चोट के कारण फ्रेंच ओपन 2024 से अपना नाम वापस ले लिया है। सर्बिया के इस दिग्गज खिलाड़ी को दाहिने घुटने में चोट लगी थी। इस वजह से उन्हें टूर्नामेंट को बीच में छोड़ना पड़ा। स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने भी फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मैच में अल्कराज ने ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास को 4 सेट के मैच में हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। नॉर्वे के कैस्पर रूड ने भी फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। चोट की वजह से नोवाक जोकोविच द्वारा वॉक ओवर लेने के बाद रूड अगले दौर में पहुंचे। फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग में युवा टेनिस स्टार कोको गॉफ ने क्वार्टर फाइनल में ट्यूनीशिया की ओंस जबोर को 4-6, 6-2, 6-3 के अंतर से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पोलैंड की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी इगा श्वांतेक ने फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में आसानी से प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में श्वांतेक ने चेक खिलाड़ी मार्केटा को हराकर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर ली। और इंडी गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि शाम 6 बजे इंडी गठबंधन की बैठक होगी। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और आपको बता दें कि आज बैठक में यहाँ आए हैं। 6 बजे हम लोगों की बैठक है और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोगों का राय होता है। हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है, आगे आगे देखते रहिए। सुन रहे थे और साफ तौर पर वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज शाम को ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडी गठबंधन भी अब तमाम अपनी रणनीतियां बनाता हुआ नजर आ रहा है और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है कि क्या कुछ आज होने वाला है। क्योंकि आज एनडीए की तो बैठक आई है, साथ ही साथ इंडी गठबंधन की भी शाम को 6 बजे बैठक है, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होनी है। ऐसे में यहाँ पर भी तमाम नीतियां और रणनीतियां बनती हुई नजर आएंगी। क्या कुछ इसके मापदंड होंगे और क्या इसमें नई अपडेट निकलकर सामने आएगी, वो लगातार हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।